हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। हम इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय के संदर्भ में एक सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 9 से कक्षा 12 तक इन सभी कक्षाओं के संदर्भ में विश्लेषण प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो एनसीईआरटी होती है इसका अपने आप में कई ज़्यादा महत्व होता है, तो इसीलिए एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए प्रेफर किया जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी के पढ़ने से समझने से हमारी बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, हमारे सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसमें कई ज़्यादा वृद्धि होती है। तो इसी महत्वता को देखते हुए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है और इस सीरीज का महत्व इन सभी कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए तो है ही है, यानी कि जो लोग स्कूलिंग कर रहे हैं। इसके अलावा जो लोग स्कूलिंग कर चुके हैं वो चाहे किसी भी तरह की कंपटीशन की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, यदि उसमें जरा सा भी अर्थशास्त्र विषय का रोल है तो उन सब के लिए भी ये सीरीज उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि इस सीरीज के माध्यम से हमने ये विश्लेषण तब जा करके प्रस्तुत किया है जब हमने खुद से इन सभी कक्षाओं की एनसीईआरटी को अध्याय वाइज लाइन बाय लाइन जब हमने खुद से इसको रीड किया है, उसको समझा है, तब जा करके आप सबके सामने ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से ये विश्लेषण हमने एक बेहतरीन तरीके से आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप सबके लिए ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से एनसीईआरटी अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 2 के संदर्भ में विश्लेषण करने वाले हैं। अध्याय 2 है आंकड़ों का संग्रह। इस अध्याय के माध्यम से हम हर एक टॉपिक को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी हम इस वीडियो के तहत विश्लेषण करेंगे वो विश्लेषण कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी के संदर्भ में विश्लेषण कर रहे हैं। तो हर एक टॉपिक को हम कक्षा 11 के स्टैंडर्ड के हिसाब से जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जो कक्षा 11 के अध्याय 2 के अंतर्गत जो जो टॉपिक दिए हुए होंगे उन सभी टॉपिकों को इस वीडियो के तहत बड़े ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो चलिए बारी बारी से समझ लेते हैं कि किस तरह से अध्याय 2 के माध्यम से, यानी कि आंकड़ों का संग्रह के माध्यम से क्या कहने का प्रयास किया गया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आंकड़े होते क्या है। आंकड़े एक तरह से तथ्यात्मक जानकारी होती है। वो किसी घटना, किसी विषय से संबंधित हो सकता है। जो तथ्यात्मक जानकारी हमें प्रस्तुत करते हैं उसे हम आंकड़े कहते हैं। अगर हम आंकड़ों के स्रोत के संदर्भ में बात करें कि आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से होते हैं, जो आंकड़े होते हैं, आंकड़ों को हम मुख्यतः 2 स्रोतों के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि पहला है प्राथमिक स्रोत और दूसरा है द्वितीयक स्रोत। जो प्राथमिक स्रोत है उसको हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं और जो द्वितीयक स्रोत है वो उसे हम द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। तो इसको हम बारी बारी से समझ लेते हैं। प्राथमिक स्रोत यानी कि ये ऐसे आंकड़े होते हैं जिनको कोई व्यक्ति या कोई शोधकर्ता पहली बार अपने उद्देश्यों के अनुसार उन्हें एकत्रित करता है, उन्हें संकलित करता है। जैसे कि माना एक कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति को किसी गांव से डेटा एकत्रित करना है। यदि ये व्यक्ति उस गांव में जाकर के स्वयं उस गांव के लोगों से एक एक करके बात करके वो डेटा एकत्रित करता है, जानकारी को एकत्रित करता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम प्राथमिक आंकड़े कहेंगे, प्राथमिक स्रोतों के द्वारा प्राप्त किए गए आंकड़े कहेंगे। क्योंकि जब कोई व्यक्ति खुद से वो सूचनाओं को एकत्रित करता है
लोगों से बात करके वो एकत्रित करता है, लोगों के पास जाता है, और लोगों के पास जब वो जाता है तो उनसे प्रत्यक्ष रूप से वो मिलता है और प्रत्यक्ष तौर पे उनसे वो जानकारी को एकत्रित करता है। तो ये कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत। यानी कि जो आंकड़े सर्वेक्षण के उद्देश्यों के अनुसार पहली बार मौलिक रूप से संकलित किए जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति पहली बार वो लोगों से जानकारी को एकत्रित कर रहा है, आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होती है। प्रत्यक्ष रूप से किस तरह से? जब एक व्यक्ति किसी गांव में, किसी क्षेत्र में जाएगा तो वो लोगों से प्रत्यक्ष तौर पे वो मिलेगा, प्रत्यक्ष रूप से लोगों से वो जानकारी को इकट्ठी करेगा। तो ये प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं, क्योंकि इसके तहत व्यक्ति पहली बार उस डेटा को एकत्रित करता है। तो इस तरह से ये कहलाते हैं प्राथमिक स्रोत, या हम इसको कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़े। तो यहां तक स्पष्ट हो गया। अब है अगला द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत, या हम इसको कहें द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े वह होते हैं जो पहले ही अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा एकत्रित किए जा चुके होते हैं। जब कोई संस्था, कोई व्यक्ति किसी आंकड़ों को वो एकत्रित कर लेता है और अब वो अपनी वेबसाइट में, अपने शोध पत्रों में, अपने अलग अलग बुक्स में, अलग अलग जर्नल में वो छप जाती है, तो वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। तो इस तरह से जो ये द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े उपयोग में किस तरह से समय की बचत होती है, धन की बचत होती है, क्योंकि ये आंकड़े किसी अन्य के द्वारा पहले से एकत्रित किए जा चुके होते हैं। तो इस तरह से इसमें समय की बचत होती है, इसमें धन की बचत होती है। तो इस तरह से ये द्वितीयक आंकड़े किसी व्यक्ति या किसी संस्था के द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके होते हैं। क्योंकि जो ये द्वितीयक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े जब कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे एक व्यक्ति वो किसी गांव में वो डेटा को एकत्रित कर रहा है, अब जब वो किसी पुस्तक, किसी जर्नल में उन डेटा को वो प्रकाशित कर लेगा, उसमें छाप देगा, तो अगर कोई व्यक्ति इस आंकड़ों को अब दोबारा प्रयोग में लाएगा तो उसके लिए वो द्वितीयक आंकड़े होंगे, क्योंकि वो खुद से लोगों से प्रत्यक्ष तौर पे वो जानकारी एकत्रित नहीं कर रहा है, ये उन जानकारी को प्रयोग में ला रहा है जिसको पहले किसी ने एकत्रित किया है। तो इस तरह से ये द्वितीयक स्रोत या द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। जो ये आंकड़े होते हैं जब कोई पहली बार एकत्रित करता है, इन आंकड़ों को सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्रित किया जाता है। सर्वेक्षण यानी कि सर्वे के माध्यम से। तो अब हम इसके बाद सर्वेक्षण के बारे में ही बात करेंगे कि सर्वेक्षण होता क्या है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आंकड़ों को संग्रहित करना होता है कि किस तरह से जब लोग आंकड़ों को, जानकारी को एकत्रित करते हैं तो उसके लिए वो सर्वे करते हैं, उसके लिए सर्वेक्षण करते हैं। तो सर्वेक्षण का एकमात्र ये उद्देश्य होता है कि किस तरह से आंकड़ों को या जानकारी को एकत्रित किया जाए। तो इस तरह से जो सर्वेक्षण होता है, इसका ये उद्देश्य होता है कि किस तरह से आंकड़ों को संग्रहित किया जाए। जो ये सर्वेक्षण विधि है, सर्वेक्षण विधि, इसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों से सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है, जानकारियों को एकत्रित किया जाता है। क्योंकि जब लोगों से जानकारी को एकत्रित किया जाएगा तब जाकर के हमारे पास जो बेहतरीन जो डेटा है वो डेटा आ पाएगा। तो इस तरह से सर्वेक्षण के माध्यम से जब सर्वे किया जाता है उस दौरान विभिन्न व्यक्तियों से मिला जाता है। तो विभिन्न व्यक्तियों से जब मिला जाता है तो उनसे जानकारी को एकत्रित की जाती है, वो भी सर्वेक्षण के माध्यम से। और जो सर्वेक्षण का जो सर्वाधिक प्रचलित साधन है वो है प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची। जो प्रश्नावली या साक्षात्कार अनुसूची होती है,
इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सर्वेक्षण के दौरान लोगों से सूचनाएं या जानकारी को एकत्रित करता है। ये प्रश्नावली है, एक तरह से ये प्रश्नों की सूची होती है जिसके अकॉर्डिंग लोगों से जानकारी ली जाती है। तो जो ये हमारी प्रश्नावली होती है, ये प्रश्नावली किस तरह की होनी चाहिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रश्नावली ऐसी होनी चाहिए जिससे कि जिन लोगों से हम मिल रहे हैं, जिनसे हम जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, वो आसानी से जानकारी को दे सके। तो इस तरह से हमें प्रश्नावली को डिजाइन करना होता है ताकि लोगों को बोरियत भी फील ना हो सके और लोग आसानी से उस जानकारी को दे भी सके। जिसमें कि प्रश्नावली में कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, जिसमें कि प्रश्नों की संख्या हमें कम से कम रखनी होती है। इस तरह से डिजाइन करना होता है कि प्रश्नों की संख्या कम से कम हो और हमें अधिक से अधिक डेटा, अधिक से अधिक जानकारी लोगों से प्राप्त भी हो जाए। और जो प्रश्न है, प्रश्न हमारे सामान्य से विशिष्ट की ओर होने चाहिए। सामान्य से और विशिष्ट की ओर किस तरह से? सबसे पहले हमें सामान्य प्रश्न पूछने चाहिए ताकि लोग कंफर्टेबल हो जाए बात करने में। उसके बाद हमें लास्ट में जो विशिष्ट प्रश्न है उनको पूछने चाहिए। और जो प्रश्न है, प्रश्न विकल्प युक्त होने चाहिए, जिसमें जब हम प्रश्न पूछे, प्रश्नों के 2-4 विकल्प होने चाहिए। ऐसे नहीं होने चाहिए कि जो मुक्त प्रश्न है वो ना हो, क्योंकि ऐसे में लोग आसानी से जानकारी भी नहीं देंगे। अगर जानकारी दे भी देंगे तो उसको, उस जानकारी को किस तरह से हम वर्गीकृत करेंगे, किस तरह से हम संकलित करेंगे, वो भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ऐसे में प्रश्न विकल्प युक्त होने चाहिए, हो सके तो बहुविकल्प हो। और प्रश्न मुक्तोत्तर नहीं होने चाहिए। प्रश्न ऐसे नहीं होने चाहिए जो टिप्पणी पर आधारित हो, ऐसे नहीं होने चाहिए। ऐसे में जो अलग अलग व्यक्तियों के जो उसके उत्तर है वो भी डिफरेंट होंगे। तो ऐसे में उसका एनालिसिस करने में, उसका वर्गीकरण करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हमें इन बातों का प्रश्नावली को तैयार करते हुए ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से ये सर्वेक्षण होता है। अब हम इसके बाद आंकड़ा संग्रहण विधि के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से कौन कौन सी विधियों के माध्यम से आंकड़ों का संग्रह किया जाता है, किन विधियों के माध्यम से हम आंकड़ों को एकत्रित करते हैं। जो आंकड़ा संग्रह विधि है वो मुख्यतः 3 विधि होती है। उन 3 विधियों को हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे, जिसमें कि पहली विधि है व्यक्तिक साक्षात्कार विधि। व्यक्तिक साक्षात्कार विधि ये वह विधि होती है जब कोई व्यक्ति लोगों से प्रत्यक्ष तौर पे वो मिल सकता है, प्रत्यक्ष तौर पर उनसे बात करके वो जानकारी को एकत्रित कर सकता है, तब इस व्यक्तिक साक्षात्कार विधि को प्रयोग में लाया जाता है। क्योंकि इस विधि के माध्यम से जो शोधकर्ता है, शोधकर्ता सभी व्यक्तियों के पास जा करके खुद से उनसे वो जानकारी को एकत्रित करता है। तो इसीलिए इसको व्यक्तिक साक्षात्कार विधि कहा जाता है। इसको तभी प्रयोग में, तभी उपयोग में लाया जाता है जब शोधकर्ता सभी सदस्यों के पास वो जा सकता है। क्योंकि व्यक्तिक साक्षात्कार के अंतर्गत क्या होता है, जो डेटा संग्रहण करेगा, जो व्यक्ति डेटा को एकत्रित करेगा, उसको क्या करना होगा, लोगों के पास जाना होगा। और जो उस जानकारी को देगा, जब वो दोनों आमने सामने बैठेंगे, आमने सामने जब बैठेंगे तब वो जानकारी को एकत्रित करेगा, उनसे बात करके एकत्रित करेगा। तो इस तरह से जो ये व्यक्तिक साक्षात्कार है, इसमें शोधकर्ता आमने सामने होकर के वो उत्तरदाता से वो साक्षात्कार करता है, यानी कि जानकारी को एकत्रित करता है। तो इस तरह से ये व्यक्तिक साक्षात्कार होता है। अगर हम इसके महत्व या विशेषता की बात करें कि इसका क्या महत्व या विशेषताएं है, इसका महत्व ये है
एक तो व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो पाता है, क्योंकि आमने सामने जब दोनों व्यक्ति होंगे तब जाकर के इस व्यक्तिगत साक्षात्कार के अंतर्गत जानकारी को एकत्रित किया जाता है। तो ऐसे में यहाँ पे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो पाता है, जो काफ़ी जरूरी होता है इसमें। और दूसरा यह है कि जो हमारी प्रश्नावली होती है, जिस आधार पर हमने प्रश्नावली को डिजाइन किया गया है, उस डिजाइन की गई प्रश्नावली और उसके पीछे का जो मकसद है उसको हम उत्तरदाता को बड़े बेहतर तरीके से समझा पाते हैं, क्योंकि हम आमने सामने बैठे हुए हैं। क्योंकि ऐसे में विशेष महत्व के बिंदुओं को हम विस्तार से बता पाते हैं, जो कि इसकी एक काफी महत्वपूर्ण विशेषता है। और अगर हम व्यक्तिगत साक्षात्कार की कमियों को बारे में बात करें कि क्या इसकी कमियां हैं, इसकी एक कमी यह कि किस तरह से ये काफी खर्चीली होती है, क्योंकि इस विधि के तहत हमें हर एक सदस्य के पास जाना होता है और उससे बातचीत करनी होती है, तब जाकर के जानकारी को एकत्रित करना होता है। तो ये इसमें काफी खर्चा आता है और इसमें अधिक समय लगता है। ये स्वाभाविक है, जब हम हर एक व्यक्ति के पास जाएंगे और जानकारी को एकत्रित करेंगे तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा। और इसी तरह से जो ये व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि है, इसमें ये भी देखा जाता है जब दोनों व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो कहीं ना कहीं वो जानकारी को देने में, वो सूचनाओं को देने में वो हिचकिचाता है। तो ऐसे में वो सूचनाओं को छिपाता है उत्तरदाता। तो इससे क्या होता है, बेहतरीन तरीके से विश्वसनीय जो जानकारी है वो सामने नहीं आ पाती है। तो इसकी ये कमियां है। तो ये है व्यक्तिगत साक्षात्कार विधि। जो अगली विधि है वो है डाक द्वारा सर्वेक्षण। डाक द्वारा सर्वेक्षण यानी कि इसके तहत जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, जो जानकारी है, वो डाक के द्वारा संग्रहित किया जाता है। ये किस तरह से? जो व्यक्ति डेटा को एकत्रित करता है वो क्या करता है, प्रश्नावली को तैयार करता है और प्रश्नावली को डाक के माध्यम से वो लोगों के पास भेजता है। और ये अपेक्षाएं की जाती है और ये कहा जाता है कि वो एक निश्चित तारीख तक उस प्रश्नावली को भर करके वापस भेज दे। तो इस तरह से ये डाक द्वारा सर्वेक्षण होता है कि किस तरह से जो शोधकर्ता वो प्रश्नावली को लोगों के पास भेजता है डाक के द्वारा और एक निश्चित तारीख तक वापस भेजने के लिए कहा जाता है और आप उसको भर करके वापस भेजेंगे, जिसके तहत जानकारियों को एकत्रित किया जाता है। अगर हम डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि के महत्व की बात करें तो इसमें यह देखा जाता है इसमें कम खर्च लगता है, ये कम खर्चीली होती है, क्योंकि जो शोध करता है, जो डेटा को एकत्रित करता है, वो डाक के द्वारा वो जानकारी को एकत्रित करता है। तो ऐसे में इसमें ज़्यादा खर्च नहीं लगता है। और दूसरा यह है कि किस तरह से हम दूर दराज के क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, दुर्गम क्षेत्रों में हम पहुंच सकते हैं, वहां से हम डेटा को एकत्रित कर सकते हैं डाक के द्वारा। तो ये भी इसका महत्व है। और दूसरा यह है कि जो उत्तरदाता है, जो जिससे हमने जानकारी लेनी है, उसको पर्याप्त समय भी मिल जाता है, क्योंकि जब डाक के द्वारा प्रश्नावली आती है तो उसको 2-4 दिन 10 दिन उसको टाइम मिल जाता है। तो वो बड़ी फुर्सत से वो जानकारी को उसमें लिखता है, उसमें भरता है और फिर वो उसको भेजता है, जिससे कि उसको पर्याप्त समय मिल जाता है, जिससे कि वो अच्छी तरह से उस सूचनाओं को दे पाता है। अगर हम इस डाक द्वारा सर्वेक्षण विधि की कमियों के बारे में बात करें कि इसकी क्या कमियां हैं, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि किस तरह से जो हमने प्रश्नावली भेजी है उस प्रश्नावली में जो निर्देश है, निर्देशों को स्पष्टीकरण के अवसर नहीं मिलते हैं कि क्या क्या निर्देश है। अगर किसी उत्तरदाता को समझ नहीं आ रहा है तो कैसे समझेगा वो? हमने तो उसको भेज दिया डाक के द्वारा, तो ऐसे में उसको स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो कई बार वो
बिना समझे वो कुछ भी जानकारी दे देता है। तो ऐसे में स्पष्टीकरण का उसे अवसर नहीं मिलता है। और कई बार ये देखा जाता है कि किस तरह से जब हम डाक के द्वारा जो प्रश्नावली भेज रहे हैं, कई बार वो जो प्रश्नावली है वो वापस ही नहीं आती है, यानी कि उत्तर प्राप्ति की संभावनाएं इसमें कम होती है, क्योंकि हमने तो भेज दी है लेकिन वापस उत्तरदाता का भेजने का मन है कि नहीं है, वो भेज पाता कि नहीं भेज पाता है। तो ऐसे में उत्तर प्राप्ति की संभावनाएं इसमें कम होती है। और अगला ये है कि किस तरह से जब हम डाक के द्वारा प्रश्नावली को भेजते, कई बार वो उस तक पहुंचती नहीं है, रास्ते में खो जाती है। और कई बार जो उत्तरदाता है जो हमें भेजता है, वो जब हमें भेजता है तो उस दौरान भी कई बार वो खो जाती है। तो ऐसे में प्रश्नावली को खो जाने की संभावना भी इसमें काफ़ी रहती है। तो इस तरह से डाक के द्वारा सर्वेक्षण विधि की ये कमियां है। और अगली विधि है टेलीफोन साक्षात्कार। टेलीफोन साक्षात्कार इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत जो शोधकर्ता किस तरह से टेलीफोन के माध्यम से वो सर्वेक्षण करता है, यानी कि टेलीफोन के माध्यम से लोगों से वो संपर्क करता है और उन लोगों से वो जानकारी को एकत्रित करता है। तो इस तरह से ये टेलीफोन साक्षात्कार होता है। अगर हम इसके महत्व की बात करें कि किस तरह से जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है, व्यक्तिगत साक्षात्कार की अपेक्षा ये सस्ता होता है, क्योंकि इसके तहत हम किस तरह से अपने घर से या अपने कार्यालय से, अपने ऑफिस से हम लोगों से संपर्क स्थापित करते हैं टेलीफोन के माध्यम से, और बड़ी आसानी से उनसे हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तो ऐसे में ये सस्ता होता है और इसके तहत हम कम समय में जानकारी को हम एकत्रित कर पाते हैं, जिससे कि हमें समय की भी बचत होती है। अगर हम कमियों की बात करें कि किस तरह से सीमित पहुंच होती है इसकी, कई बार किसी क्षेत्र में नेटवर्क नहीं होते हैं, तो ऐसे में हम दुर्गम क्षेत्रों में नहीं पहुंच सकते हैं, दुर्गम क्षेत्रों से हम जानकारी को एकत्रित नहीं कर सकते हैं टेलीफोन साक्षात्कार के माध्यम से। और कई बार ये होता है कि लोगों के पास टेलीफोन नहीं होते हैं, निजी टेलीफोन कई लोगों के पास नहीं होते हैं, तो ऐसे में उन लोगों से भी हम जानकारी नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से ये टेलीफोन साक्षात्कार विधि की ये कमियां हैं। अब हम इसके बाद सैंपल के बारे में बात करेंगे, यानी कि प्रतिदर्श के बारे में बात करेंगे कि सैंपल होता क्या है। जब हम लोगों से जानकारी या डेटा को एकत्रित करते हैं, उसको हम किस तरह से एकत्रित करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम हर एक व्यक्ति से जानकारी को एकत्रित करेंगे। ऐसे में क्या होगा, अधिक समय लगेगा, अधिक पैसा लगेगा, अधिक संसाधन लगेंगे। तो इस चीज के समाधान के लिए है सैंपल, यानी कि प्रतिदर्श। जो संपूर्ण जो जनसंख्या होती है, जो संपूर्ण जो क्षेत्र होता है, उसका अध्ययन करना कठिन होता है, यानी कि समस्त समष्टि का अध्ययन करना कठिन होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ये किया जाता है कि किस तरह से शोधकर्ता जो संपूर्ण जो क्षेत्र है, जो समष्टि जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श वो चुनता है। यानी कि किस तरह से, माना ये बड़ा एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में से किस तरह से वो कुछ ही लोगों को चुनेगा। जिन लोगों को इसने चुना है वो इसका सैंपल हो गया। इसको किस आधार पर चुनेगा, माना यहां पे 100 लोग हैं इस क्षेत्र में। अब इन 100 लोगों में किस तरह से अगर वो 10 व्यक्ति को चुनेगा, तो ऐसे में क्या होगा, किस तरह से एक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व 10 व्यक्ति का होगा। यानी कि जो एक व्यक्ति है, एक सैंपल है, वो 10 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ऐसे में शोधकर्ता समष्टि क्षेत्र से एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श चुनता है, जो उस समष्टि, उस संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से ये होता है सैंपल, जिसमें किस तरह से एक बड़े क्षेत्र, एक बड़ी जनसंख्या में से
किसी सैंपल को वो चुनता है और वो सैंपल उस संपूर्ण क्षेत्र, संपूर्ण जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिदर्श किस तरह से जब हम चयन करते हैं तो इससे किस तरह से हमें समय की बचत होती है और जो संसाधन है, जो खर्च है, वो भी कम लगता है और किस तरह से हम कम समय में कम संसाधनों के तहत विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ये सैंपलिंग है, सैंपलिंग एक तरह से साइंटिफिक तरीके से वो की जाती है और जिससे कि विश्वसनीय एवं सही सूचनाएं उपलब्ध होती है। और ये जो सैंपल है, जो ये प्रतिदर्श है, ये प्रतिदर्श चयन की दो महत्वपूर्ण विधियां होती है, दो तरीके होते हैं जिनके द्वारा हम जानकारी को, हम डेटा को एकत्रित करते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? जिसमें कि पहला है यादृच्छिक प्रतिचयन। यादृच्छिक प्रतिचयन यानी कि इसके तहत क्या होता है? इसके तहत जब जनसंख्या किसी इकाई को नमूने में शामिल किया जाता है और उसका चयन संयोग पर निर्भर करे तो उस चयन विधि को यादृच्छिक प्रतिचयन विधि कहते हैं। यानी कि इसके तहत क्या होता है? इसके तहत यह होता है कि किस तरह से जब हम किसी जनसंख्या को नमूने के लिए शामिल करते हैं तो उसका चयन संयोग पर निर्भर करता है। क्योंकि जब किसी क्षेत्र में माना 1000 की जनसंख्या है तो इस 1000 की जनसंख्या में किस तरह से जब हम यहां से जिन सैंपलों का चयन करेंगे उस संयोग पर निर्भर करता है। क्योंकि यहां पे हम इस तरह से सैंपलिंग करते हैं, इस तरह से करते हैं जो हमें भी मालूम नहीं होता है। क्योंकि इसके तहत या तो हम लॉटरी के माध्यम से, या हम ये जो यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 लोगों के नाम हम पर्चियों पे लिखेंगे और जब फिर एक पर उस 1000 पर्ची को हम एक बॉक्स में हिलाएंगे तो उसमें से हम जितने सैंपल लेना चाहते हैं, माना हम 50 लेना चाहते हैं, 100 लेना चाहते हैं, तो उन 50 या 100 पर्ची को हम उठाएंगे और उन्हीं लोगों से हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो इस तरह से जो इसका चयन है वो संयोग पर निर्भर करता है। जो यादृच्छिक प्रतिचयन है इसमें किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावनाएं रहती है। ये किस तरह से? क्योंकि जब हमने इन 1000 व्यक्तियों के नाम पर्चियों में लिखे और फिर हमने इसको एक बॉक्स में हिला दिया और उसमें से हमने 50 लोगों को या 100 लोगों को जब उठाया तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की संभावना यहाँ पे समान होती है। क्योंकि हमने इसको किस तरह से लॉटरी विधि के माध्यम से इसका चयन किया है और इसीलिए इस विधि को लॉटरी विधि भी कहा जाता है। किस तरह से यहाँ पे जो हम सैंपल प्रतिदर्श का जो चयन कर रहे हैं वो यहाँ पे संयोग पर निर्भर करता है। बाई चांस कोई भी पर्ची आ सकती है, तो इस तरह से संयोग पर निर्भर करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब संयोग पर निर्भर करता है तो ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की जो संभावनाएं होती है वो एक समान होती है। क्योंकि यहाँ पे जब 1000 पर्चियां हैं तो 1000 पर्चियां किसी की भी आ सकती है, तो ऐसे में समान संभावनाएं होती है। और अगली विधि है अयादृच्छिक प्रतिचयन। अयादृच्छिक प्रतिचयन इसमें क्या होता है? इसमें इस विधि के तहत शोधकर्ता अपने विवेक से वो इकाइयों का चयन करता है। जैसा यहाँ पे हुआ यादृच्छिक प्रतिचयन में। यादृच्छिक प्रतिचयन में किस तरह से लॉटरी के माध्यम से हमने यहाँ पे सैंपल को कलेक्ट किया, लेकिन अयादृच्छिक प्रतिचयन में क्या होता है? यहाँ पे शोधकर्ता पे ही निर्भर करता है। शोधकर्ता यहाँ पे अपने विवेक से वो इकाइयों का चयन करता है और जो शोधकर्ता होता है, जो डेटा को एकत्रित करेगा, वो अपनी सुविधा के अनुसार वो जनसंख्या का वह भाग नमूने के लिए वो चयनित करेगा जहां से उसे जानकारी लेना सबसे सरल लगता हो। तो इस तरह से ये शोधकर्ता पे निर्भर करता है।
शोधकर्ता ये डिसाइड करता है कि किस तरह से जनसंख्या का कौन सा भाग नमूने के लिए चयनित करना है। तो उसके विवेक पर ये सब कुछ निर्भर करता है। तो इस चीज को देखते हुए जब सब कुछ जो डेटा को एकत्रित कर रहा है यानी कि जो शोध करता है उस पर निर्भर करेगा, उसके विवेक पर जब निर्भर करता है, तो ऐसे में जो ये विधि है ये विधि पक्षपात की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार की त्रुटियों की संभावनाएं रहती है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे तरीके से जहां से ये संभावनाएं ना हो कि त्रुटियां रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही व्यक्ति पर निर्भर कर रहा है कि किस तरह से और कैसे सैंपल का चयन करना है, प्रतिदर्श का चयन करना है और किस तरह से किन लोगों को शामिल करना है। जब एक ही लोगों पर निर्भर करेगा, उसी पे निर्भर करेगा जो डेटा को एकत्रित कर रहा है और वह भी अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एकत्रित कर रहा है, तो ऐसे में यहाँ पे पक्षपात और त्रुटियों की यहाँ पे संभावनाएं रहती है। और इस तरह से जो इस अयादृच्छिक प्रतिचयन है, यहाँ पे इसमें सभी इकाइयों को चुने जाने की समान संभावनाएं भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे तो वो अपनी सुविधा के अनुसार, अपने विवेक के आधार पर वो चयन कर रहा है नमूने के लिए लोगों को। और इस तरह से इसमें सर्वेक्षक की सुविधा या निर्णय की भूमिका यहाँ पे महत्वपूर्ण है। सब कुछ एक शोधकर्ता की यहाँ पे भूमिका होती है और उस पे ही ये निर्भर करता है अयादृच्छिक प्रतिचयन विधि। तो इस तरह से जो प्रतिदर्श है, जो सैंपल है, वो इन दो विधियों के माध्यम से एकत्रित किया जाता है, जिसमें कि यादृच्छिक प्रतिचयन विधि और अयादृच्छिक प्रतिचयन विधि। इन दो विधियों के तहत हम जानकारियों को एकत्रित करते हैं और इसको हम सैंपल के तहत जब एकत्रित करते हैं तो किस तरह से एक संपूर्ण जनसंख्या या समष्टि क्षेत्र में से हम कुछ ही लोगों को चुनते हैं और वो लोग उस संपूर्ण क्षेत्र, उस संपूर्ण जनसंख्या का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। जिससे क्या होता है, जिससे हमें समय की बचत होती है और कम खर्च में हम विश्वसनीय डेटा हम एकत्रित कर पाते हैं, जिससे कि हम एक कम समय में जो अपने उद्देश्य के अनुसार जो डेटा है उसको हम एकत्रित कर पाते हैं प्रतिदर्श के माध्यम से, सैंपल के माध्यम से। तो इस तरह से आज हमने इस वीडियो के तहत NCERT अर्थशास्त्र विषय कक्षा 11 के अध्याय 2 आंकड़ों का संग्रह इस वीडियो के तहत बड़े ही विस्तार पूर्वक समझा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो आज की वीडियो है ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।